Hello dear student, how are you? I hope you all are fine. And today we will start series of 12th physics. So 12th physics, first chapter of 12th physics is electric charges and fields. But हमें इससे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इससे ये सब पढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाना होगा ताकि हम यहाँ तक पहुँच सके. ठीक है, सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आप पढ़ने जा रहे हो फर्स्ट चैप्टर, वो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स में आता है. इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा फिजिक्स जो है उसका सबसे छोटा बेसिक एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉन. आप भी जाते हो एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. सो इलेक्ट्रॉन इज द मेन रीजन बिहाइंड इट्स कंडक्टिविटी. एटम की कंडक्टिविटी जो होती है उसका मेन रीजन होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाना. जो भी कोई भी जितने भी एलिमेंट आपकी मेंडलीव सीरीज में है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं हो, यानी उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ना हो, तो फिर हम वो प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं कर सकते जो कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं या जो हम देखते हैं. इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन बेसिक एलिमेंट है एंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ड्यू टू विच वी कैन चेक कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन एनी एलिमेंट. ठीक है, तो अब हम होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की स्टडी को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. लेकिन ये तो दो तरह से हो सकता है कि या तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पे खड़ा होने का मतलब वो स्टैटिक पोजीशन में हो, जब उसमें कोई मूवमेंट ना हो तो उसको बोलते हैं स्टैटिक्स पोजीशन. और दूसरी होती है डायनामिक्स पोजीशन जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है. तो अब आते हैं कि हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे ही सिर्फ खड़ा है तो उसको स्टैटिक पोजीशन बोलोगे. इस वजह से उसकी स्टडी को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. और इसमें इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग ड्यू टू स्टैटिक चार्ज. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हुई. अब आते हैं, हमारा एक टर्म आया स्टैटिक चार्ज. चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है ये सबसे पहले किसी को नहीं पता था. जब साइंटिस्ट ने इन चीज़ों पे नज़र डाली तो पता किया कैसे पता चलेगा कि चार्ज होता क्या है. तो अगर डेफिनेशन से बोलना चाहें तो चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स टू एनी अदर मटेरियल. ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन है कि चार्ज एक किसी भी एलिमेंट के इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर किसी पे चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट चार्ज की वजह से किसी भी दूसरे एलिमेंट पे फोर्स एक्सर्ट करता है. अब वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. पॉजिटिव का मतलब रिपल्सन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, कैसा भी फोर्स हो सकता है, लेकिन फोर्स एक्सर्ट करने लगता है. लेकिन अब ये करता कैसे है, तो जो कैसे ये चेक किया गया कि ऐसा होता है. तो आपने देखा होगा जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि जब आपने कभी जैसे वूलन स्वेटर जब हम पहनते हैं तो कभी कभी जब हम वूलन स्वेटर को अपने पुट ऑफ करते हैं तो देखा होगा कि ऐसे जैसे कभी कभी हमारे स्किन से टच होते हुए जब वो रब करते हुए निकलता है तो ऐसा फील होता है जैसे हमें एक करंट सा लगता है, झटका सा लगता है. बहुत छोटा होता है, वो बहुत ही माइन्यूट होता है लेकिन लगता है, ऐसा फील होता है. कभी और भी आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे आप जो फाइबर वाली चेयर्स होती हैं उन पे बैठे हो कभी, तो फाइबर वाली चेयर से जब आप उठोगे अगर आपकी बॉडी रब करते हुए उठते हो तो आपकी बॉडी में ऐसा फील होता है कि हमें करंट सा यानी झटका सा लगता है. तो वो क्यों लगता है? उसका रीज़न ये है कि जो बॉडी होती है जब रब, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारी बॉडी उससे रब हुई, इस वजह से कुछ ऐसा जनरेट हुआ जो कि हमें फोर्स लगता है या हमें झटका सा फील होता है. तो वही रीज़न, जो वो रीज़न होता है उसी को चार्ज कहते हैं. ठीक है ना, तो ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि उसी को हम चार्ज कहते हैं. अब इन चीज़ों को, ये तो हमें जो जनरल लाइफ है उसका एग्जांपल है, पर साइंटिस्ट इसको कैसे एक्सपेरिमेंटली करते हैं. तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि उन्होंने 2 एलिमेंट लिए. सबसे पहले एक एलिमेंट लिया ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड ले ली और एक प्लास्टिक रॉड ले ली. प्लास्टिक रॉड, एक ग्लास रॉड, एक प्लास्टिक रॉड. एक्चुअली ये एक जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाते हो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ग्लास है, यानी सबसे
सबसे नीचे सल्फर है और उसके सेकेंड पे प्लास्टिक होता है। इट मीन्स कि जो हमारी सीरीज है उसकी चार्ज की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है और ये सबसे नीचे वाला एलिमेंट है। अब ये ऊपर और नीचे का क्या इफेक्ट आता है ये अभी हम आपको बताते हैं। एक हमने ग्लास रॉड ली, तो ग्लास रॉड को मान लीजिए ऐसे ये लिया, ये मेटल है और इधर प्लास्टिक रॉड ली, वो ऐसे ली। हमने एक ग्लास रॉड को और एक प्लास्टिक रॉड को आपस में रब कर दिया, ठीक है। जब आप इसको रब करेंगे तो एक तरह का चार्ज इस पे आता है। अब वो कैसा आता है ये हमें शुरू से नहीं मालूम था, पर बाद में पता चला कि उसमें पॉजिटिव आता है, और अभी बताएंगे कैसे पता चला। तो एक तरह का चार्ज इस पे आता है और एक डिफरेंट टाइप का चार्ज इस पे आ जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप का चार्ज आया, ये कैसे पता चला? तो ये ऐसे पता चलता है कि आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन रॉड्स के साथ किया, सेम दूसरी रॉड आप ले लीजिए, एक आप ग्लास की ले लीजिए और एक आप प्लास्टिक रॉड की ले लीजिए। इट मीन्स दूसरा एक्सपेरिमेंट किया हमने, फिर से इनको रब किया। जब फिर से रब किया तो फिर से इस पे एक चार्ज आ गया और फिर से इस पे एक चार्ज आ गया, ठीक है। मतलब चार्ज आया, एक इसने कुछ होल्ड किया, इसने कुछ होल्ड किया। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये अलग अलग थे? तो हमने क्या किया कि जब हमने पहले ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड से रब किया था तो कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज होल्ड हुई। जब हमने दूसरी बार ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड से रब किया तो कुछ और प्रॉपर्टीज होल्ड हुई। अब हमने क्या देखा कि अब जब हम इसको इसके पास ले जाते हैं, इस रॉड को इस रॉड से टच कराने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये पास आते ही नहीं है, ये एकदम रिपल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करते हैं। आप जब उनको पास लाते हो तो ऐसा फील होता है कि हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि वो एक दूसरे को दूर हटाते हैं, रिपल्सन करते हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आता है, एक जैसी प्रॉपर्टीज दोनों में होती है, इसलिए वो एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करते हैं। सेम बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में होती है कि जब हम प्लास्टिक रॉड, चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड और दूसरी भी चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड को जब हम पास लेके आते हैं तो क्या होता है कि वो भी एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं, यानी दूर दूर हटाने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट ने ये जाना कि ग्लास रॉड को जब हम प्लास्टिक रॉड से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे डिफरेंट टाइप का चार्ज आता है और प्लास्टिक रॉड पे डिफरेंट टाइप का चार्ज आता है, ठीक है ना। तो अब और एक और एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं कि हम जब इस रॉड को इस रॉड के पास ले जाते हैं, इससे हमने रब किया था ना, इससे तो नहीं किया था, इससे तो इसको किया था। तो अगर हम फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है कि जब इसको इसके पास ले जाते हैं तो ये अट्रैक्ट करने लगता है, मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचने लगता है, ठीक है। खींचने का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है ना। तो तब हमें जब ये ऑब्जर्वेशन किए गए साइंटिस्ट के थ्रू, तब उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जब भी हम कोई दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो उन दोनों बॉडी पे अलग अलग चार्ज आता है और वो चार्ज डिफरेंट होता है। अब एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ये उन्हें नहीं मालूम था, बस उन्हें ये मालूम था कि ये दोनों अलग अलग चार्ज होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऐसी वो दिखा रहे थे जिससे ऐसा फील होता है कि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। अब जब दो तरह के चार्ज हमें मिले तो एक क्वेश्चन उठता है कि हम इसका नाम क्या रखें, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये नाम नहीं उस टाइम थे, तो क्या नाम रखेंगे। इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत सोचा, फिर होता क्या है कि जब आप एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को अगर ज़बरदस्ती टच करके जैसे पास में रख देते हो तो थोड़ी देर बाद जब इनको हटाते हैं, मतलब एक पॉजिटिव ऐसे जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी उसको और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को पास रख देते हैं, तो इन दोनों का चार्ज एक दूसरे पे कवर अप होके, और अब जब हम इस बॉडी को हटाएंगे फिर से अलग करेंगे तो इन पे कोई चार्ज नहीं होगा। पहले एक पॉजिटिव लाई, दूसरा उधर से एक नेगेटिव लाई, दोनों को पास रख दिया, फिर हमने उनको अलग किया। तो जब हम मिलाने के बाद अलग करते हैं तो ना तो इस पे कोई चार्ज रह जाता है ना ही इस पे कोई चार्ज रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्लस और यहाँ का माइनस, ये दोनों मिलके हो गया 0, ठीक है ना। कि कुछ ऐसा हुआ कि इसके चार्ज ने इसके चार्ज को कैंसिल कर दिया, तभी तो रिजल्टेंट में इन दोनों के पास कुछ नहीं बचा। पहले हमने यहाँ पे रब
करके चार्ज जनरेट किया, एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव। बाद में हमने इन दोनों को फर्स्ट और फोर्थ को पास पास ला के रख दिया, फिर हमने इनको अलग किया तो हमने देखा कि जब ये अब की बार लास्ट में जब ये अलग अलग रखे जाते हैं तो इन पे कोई चार्ज नहीं रह जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस और मतलब एक तरह के चार्ज ने दूसरे तरह के चार्ज को कैंसिल आउट कर दिया और जीरो कर दिया। तो जीरो तो सिर्फ मैथमेटिक्स में होता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ जीरो नहीं होती। आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को मिलाने से या दो केमिकल को मिलाने से हमेशा थर्ड केमिकल बनेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो के मिलाने से कोई चीज़ें खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ मैथ में होता है कि एक प्लस और एक माइनस को अगर हम ऐड कर दें तो वैल्यू जीरो हो जाती है। यही एनालॉजी लेते हुए साइंटिस्ट ने इन दोनों चार्जेस को, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होल्ड करते थे, इनका नाम प्लस और माइनस रख दिया। एक पे जनरेट चार्ज को प्लस कह दिया और एक पे जनरेट चार्ज को नेगेटिव कह दिया। तो ये उनकी एनालॉजी थी, एजम्पशन था कि जो ग्लास रॉड पे जनरेट हुआ उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कहा और जो प्लास्टिक रॉड पे जनरेट हुआ उसको उन्होंने नेगेटिव चार्ज कहा। ये केवल उनका एजम्पशन है, हम इसका अपोजिट मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बचपन से या जहाँ कहीं भी फिजिक्स या जब भी आप लिखते हो तो यही एनालॉजी हर जगह यूज़ की गई है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं करते हैं ताकि हमें हर जगह पढ़ने में एक जैसा लगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाते हैं तो उस सीरीज में ग्लास रॉड सबसे ऊपर होने का मतलब है कि जब भी ग्लास रॉड के साथ किसी भी मटेरियल को आप रब करोगे तो ऑलवेज ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे मटेरियल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। ठीक है, और प्लास्टिक रॉड सबसे नीचे होने का मतलब है कि जब भी हम प्लास्टिक रॉड को किसी और के साथ रब करेंगे तो प्लास्टिक रॉड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज आप एग्जांपल ले सकते हो कि इनके अलावा हम एक और मटेरियल ले लें, सिल्क। अगर हम इसको इससे रब करेंगे तो क्योंकि ये हमेशा टॉप मोस्ट पे है और ये सबसे नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबसे नीचे है, तो ये सबसे ऊपर है, इसका मतलब इस पे तो पॉजिटिव आना ही आना है। तो अगर आप इसको इससे रब करोगे तो इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे निगेटिव आएगा। लेकिन सेम एज अगर आप इसको इससे रब करते हो तो क्योंकि ये सबसे नीचे है तो इस पे नेगेटिव आना चाहिए, इसका मतलब इसके साथ रब करने में इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे नेगेटिव आएगा। तो आपने देखा सिल्क सेम मटेरियल था, लेकिन जब हम उसको ग्लास के साथ रब करते हैं तो वो पॉजिटिव देता है और जब प्लास्टिक के साथ रब करते हैं तो वो नेगेटिव एलिमेंट देता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। तो ये केवल इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में इनकी लोकेशन ऐसी है। अब आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में तो कहीं से भी कुछ भी रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट ने ये सीरीज जो बनाई है वो सीरीज एक दूसरे को रब करने के बाद जिस तरह का रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखी है। और क्योंकि उन्होंने देखा कि ज़्यादातर मटेरियल्स को जब हम ग्लास से रब करते हैं तो हमेशा ग्लास पे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए उन्होंने सीरीज में ग्लास को सबसे ऊपर रख दिया है और प्लास्टिक रॉड को सबसे नीचे रख दिया है। ठीक है, तो ये सब आप आई होप समझ गए होंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे जनरेट हुआ, कैसे इसका नॉमेनक्लेचर हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब इसके बाद बताते हैं कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। आप इस पर नोट कर देते हैं तो आप नोट कर सकते हो। This is the definition of charge. It is an inherent property of any element due to which it can exert force to another element. It can be repulsive or attractive. It means charge जो किसी भी एलिमेंट की चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है या इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, सच एज क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी मटेरियल की जिसके अंदर मास है उसके अंदर इनर्शिया पाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये चीज़ आपने 11th में पढ़ी होगी। बिल्कुल वैसे ही चार्ज इज ऑल्सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स टू अनदर एलिमेंट। इट कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ठीक है, अब चार्ज कितने तरह का हो सकता है, तो चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव। दो तरह का चार्ज हो सकता है। ठीक है, इसकी बेसिकली जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, क्योंकि ये सारा जो मटेरियल जो सब हम पढ़ते हैं ये सबको कूलम से साइंटिस्ट ने ही आगे एक्सप्लेन किया था, इसलिए उन्हीं के रिस्पेक्ट में इस
यूनिट का नाम कूलम है। तो इसकी जो चार्ज है इसकी बेसिक वैल्यू इतनी है, और क्योंकि इससे छोटी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो E की वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू नहीं पाई गई एलिमेंट जो नेचर में फिजिक्स में, इसलिए हम इसको बेसिक एलिमेंट भी कहते हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक एलिमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e से, और यू कैन से इट इज बेसिक एलिमेंट। ठीक है, बेसिक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन और निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी वैल्यू है। अब टाइप ऑफ चार्ज तो हमें पता चल गया। अब एक चीज और इसमें आपको नोट करनी होगी कि अगर दो तरह के चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस है। अगर एक तो हो गया लाइक चार्ज और दूसरा अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज तो लाइक चार्ज का मतलब कि जिनकी जो वैल्यू है वो एक जैसी हो, मतलब अगर कोई पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव हो, अगर एक निगेटिव है तो दूसरा भी निगेटिव हो, तो उसको लाइक चार्जेस कहते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब आप ऐसे कह सकते हो प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, ये लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, मतलब एक जैसे चार्ज जब उन दोनों को आप पास लाओगे तो वो हमेशा रिपल्सन का फोर्स जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो इट इज रिपल्सिव फोर्स। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल्सिव टू ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, जैसे प्लस माइनस या आप माइनस प्लस कह सकते हो, और ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब लाइक चार्जेस इट मींस सेम चार्जेस जब आसपास आते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस एक दूसरे के पास आएंगे तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो इनको लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू बताइए। अब हम आपको बताते हैं कि चार्ज कैसे, जब एक प्लस है एक माइनस है तो उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रब करते हैं तो एक एलिमेंट से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की इतनी वैल्यू होती है, तो जब जिस पे पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव का मतलब क्या कि उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है। ठीक, जैसे आप ये चीज़ लिखते हो, आपने ये चीज़ केमिस्ट्री में खूब पढ़ी होंगी कि Na+ लिखा है। सिंपली होता तो Na है ना, लेकिन Na से Na+ बनता है। तो Na+ बनने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो 281 11 होता है, इसका 281 इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जो लास्ट में 1 होता है वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देन इट बिकम्स Na+। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जब Na से Na+ बनेगा तो वो अपने अंदर से इतने चार्ज की वैल्यू को बाहर कर देता है, और क्योंकि वो निकाल देता है इट मीन्स वो दे देता है, डोनर हो जाता है। जब डोनर हो जाता है तो जो भी डोनर होता है उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल दूसरा होता है कि Cl होता है, और Cl से Cl- जब बनता है तो इसका मतलब होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उस पर बढ़ गई है तो इतना चार्ज उस पर बढ़ गया है। इसका मतलब जब भी कोई वैल्यू पे किसी पे एक पॉजिटिव अगर आता है तो एक पॉजिटिव आने का मतलब है कि उस पर इतना चार्ज घट गया है, और इस पे एक नेगेटिव आने का मतलब है कि उस पर इतना चार्ज बढ़ गया है। ठीक है, हमेशा ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब। अब आप कहोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, हम ये एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि ऐसा भी हो सकता है, एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होता है जबकि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो वैसे तो कोई भी ट्रांसफर हो सकता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन इज मच लाइटर फ्रॉम द प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का जो वेट होता है वो इलेक्ट्रॉन के वेट से बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा का मतलब 1837 टाइम्स मोर होता है। ठीक है, यानी 1837 टाइम्स मोर होता है देन इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इतना ज़्यादा वेट होता है कि अब कोई हल्की चीज़ है तो वही जल्दी चलेगी ना, इसलिए जब भी हम एटम को फोर्स देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स देते हैं या हीट देते हैं, अलग से एनर्जी देते हैं, एनर्जी जब ट्रांसफर करते हैं तो एनर्जी पाते ही सबसे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है तो वो सबसे पहले मूव करना स्टार्ट करता है। इसलिए ज़्यादातर जो भी एनर्जी ट्रांसफर या जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है,
प्रोटॉन नहीं होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव का जो रीजन बनता है वो इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रोटॉन नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेस टू जनरेट चार्ज या मेथड टू जनरेट चार्ज। मेथड कैसे हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, यानी किसी बॉडी में कैसे हम ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट करें जिससे वो फोर्स लगाने लगे, तो उसको कहते हैं चार्जिंग अ बॉडी। ठीक है, तो 3 प्रोसेस होते हैं हमारे पास, बाय रबिंग, बाय कांटेक्ट या बाय इंडक्शन। बाय रबिंग, अभी आपने इससे पहले इसके कई सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं कि जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं, सपोज ग्लास को प्लास्टिक से रब करते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसका एग्जांपल अभी हम समझा चुके हैं आपको। सेकंड आता है बाय कांटेक्ट। बाय कांटेक्ट का मतलब होता है कि एक बॉडी है, उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी भी जब उसके पास आएगी तो जब आप उसको टच करके रखोगे ऐसे, ठीक है, तो जो चार्ज इस पे होता है वही चार्ज इस पे भी चला जाता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं बाय कांटेक्ट। जैसे एक रॉड अगर चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी रॉड पे कोई चार्ज नहीं और आप लाके इसको इससे टच करा दो तो इसका चार्ज उस पर भी ट्रांसफर हो जाता है। अब वो कैसे ट्रांसफर होता है ये आप आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में, कैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जब भी कोई कंडक्टिंग बॉडी होती है तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर हो जाता है चार्ज अपने आप। ठीक है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो आप जानते हो कि कंडक्टर बॉडी जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब है कि चार्ज मूव करता है। तो बाय कांटेक्ट होता है। थर्ड होता है बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि एक चार्ज बॉडी है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो दूसरी बॉडी जब हम इसके पास लाके रखते हैं, अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसको टच नहीं कराएंगे, पर ड्यू टू इंडक्शन क्या होता है कि इसमें, अब एक चीज आप देखिए ऐसा होता क्यों है, इसमें भी कोई भी बॉडी होगी अगर कंडक्टिंग बॉडी है, ऑब्वियसली चार्ज तभी मूव करेगा जब बॉडी कंडक्टिंग होगी। तो कंडक्टिंग बॉडी जब है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ जो इसके पास वाली सरफेस है उस पर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इसको छू नहीं सकते इसलिए उसके पास नहीं आ पाते हैं, ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। अब इकट्ठे होने का मतलब क्या है कि थोड़ी देर के लिए ये बॉडी भी निगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बाय इंडक्शन। इंडक्शन से कैसे चार्ज होती है कोई बॉडी, तो उसको बोलते हैं। ये है तीनों मेथड डिस्क्राइब करने के लिए या जनरेट करने के लिए कि कैसे किसी चार्ज को हम जनरेट करते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे हम, एक क्वेश्चन इसमें और आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि कैसे हम कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, इस चीज़ को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है ना, तो कैसे हम किसी को पहचानेंगे, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप बनाया, छोटा सा, कुछ नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या करते हैं कि एक मेटेलिक रॉड लेते हैं, ठीक है, ये मेटल है, और इस पे 2 पत्ती, ये 2 लीफ जैसी बनाते हैं। ये जो है ये दोनों लीफ है, इनको कह सकते हो लीफ, गोल्ड लीफ। गोल्ड की क्यों ली, क्योंकि गोल्ड काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए गोल्ड लीफ ली। और दूसरी बात, गोल्ड की हम बहुत फाइन यानी बहुत पतली सी लेयर की पत्ती बना भी सकते हैं, बहुत पतली लेयर। आपने देखा होगा जैसे स्वीट आती है मार्केट में, मिठाई आती है जिसपे आप लोग कभी घरों में सुना भी होगा कि इस पर चांदी की ऊपर से वो लगी हुई है, तो चांदी बिछा देते हैं ना, तो उसी वो जो एक पतली सी लेयर होती है हम गोल्ड की उससे भी पतली बना सकते हैं, इसलिए हमने गोल्ड लीफ ली। ठीक है, तो जब हम गोल्ड लीफ बनाई हमने, अब ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। इसमें हम क्या करेंगे, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, एक बॉडी हम लेके आते हैं जिसपे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नोन बॉडी है, इसको आप कह सकते हो नोन बॉडी, क्योंकि इस पे क्या चार्ज है ये हमें पता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ये हमें पता है, तो इसको नोन बॉडी बोलोगे। आपने इसको इससे टच कराया,
अब आप जैसे ही इसको इससे टच कराओगे तो आप पीछे देख चुके हो बाई कांटेक्ट जो चार्ज इस पे है वही चार्ज उतरता हुआ इन लीव्स पे आ जाएगा। ठीक, अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज अपने आप आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे इसका चार्ज इस पे आ गया तो पहले ये लीव्स नॉर्मल थी, ऐसे लीव्स नॉर्मल थी, जैसे ही इन पे ये चार्ज ट्रांसफर हुआ तो चार्ज ट्रांसफर होने से क्या होगा कि दोनों पे पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब दोनों रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब जो लीव्स हैं वो ऐसे दूर हट जाएंगी। ठीक है, लीव्स दूर हटेंगी तो ये वाला डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कुछ, ये लीव इधर चली जाएगी और ये लीव्स इधर बढ़ जाएगी। ठीक है, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। ठीक, तो ये इतना प्रोसेस हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि कोई नोन बॉडी, अननोन बॉडी, ये नोन थी, अब हम कोई अननोन बॉडी लेके आते हैं जिसपे कौन सा चार्ज है ये हमें नहीं पता है, ये अननोन बॉडी है, इस पे आप लिख लीजिए अननोन बॉडी। ठीक है, ये बॉडी चार्ज है भी या नहीं है हमें ये भी नहीं पता है, हमें केवल ये चेक करना है कि ये चार्ज है या इस पे है अगर तो कौन सा चार्ज है। तो ये चीज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अब इस बॉडी को तो हटा दिया और इस ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था वो ऐसा बन गया। अब हमने देखा कि हम ये अननोन बॉडी को इससे टच कराते हैं। ठीक है, जब हम इससे टच कराएंगे अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक, अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होगा तो इसमें क्या फर्क आएगा, अगर इसमें कोई चार्ज नहीं होगा तो इस पे क्या फर्क आएगा, तो उसका वो क्या करेंगी कि ये जो लीव्स हैं वो कैसे करेंगी, वो अपना पीछे वापस आने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जैसे ही ये चार्ज, ये बॉडी इससे टच करेगी तो क्योंकि ये पूरा ही कंडक्टर का बना हुआ है, तो जब कंडक्टर का बना है तो इसके अंदर जो चार्ज है वो इसके अंदर जाने लगेगा, तो इस पे जो चार्ज है वो थोड़ा घटेगा और वो धीरे धीरे होगा। तो ये जो लीव्स आपने अलग अलग फैलाए हैं ये स्लोली स्लोली पास आने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस पे कोई चार्ज नहीं था पहले, ऐसा इसलिए हुआ। और सपोज दैट इस पे पॉजिटिव चार्ज ही हुआ, सपोज अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज ही रहा होगा तो क्या होता, कि इसको जैसे इस पे टच करता तो जो लीव्स थी वो और दूर जाती, क्योंकि रिपल्सन का फोर्स और बढ़ जाता, ये पॉजिटिव चार्ज और इसके अंदर आता ना, अगर इस पे पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव इसको टच करता और इसके अंदर आने की कोशिश करता तो जो लीव्स हैं उन पे पॉजिटिव का चार्ज और बढ़ता, और बढ़ने का मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है, और जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो जो लीव्स हैं वो और दूर जाएंगी क्योंकि रिपल्सन का फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो हम समझ जाते कि इस पे पॉजिटिव चार्ज था। अब मान लीजिए कि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज होगा, अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, जैसे ही आप इसको इससे टच कराओगे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज से क्या होता कि वो आके यहाँ पे नेगेटिव आता। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा वैसे ही सबसे पहले ये लीव्स वापस तुरंत ही लीव्स वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगी। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको कैंसिल करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको कैंसिल करेगा और नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। कब तक, जब तक कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को बिल्कुल खत्म नहीं कर देते। ठीक, ये अलग बात है कि जब दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे और नेगेटिव वाले चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो फिर से यही प्रोसेस होगा क्योंकि अपोजिट फोर्स लगेगा और फिर दूर हो जाएंगे, लेकिन इनिशियली वो ऐसा ही करेंगे क्योंकि चार्ज खत्म होगा और खत्म होने का मतलब वो दोनों लीव्स आसपास आने की कोशिश करेंगे। तो हम इस इंस्ट्रूमेंट से ये तीनों चीज़ें चेक कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या अगर है तो उस पर कौन सा चार्ज है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से हम इस इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं और इसके थ्रू हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि कैसे कोई बॉडी चेक की जाए कि उस पर कोई चार्ज बॉडी है या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू चार्ज। चार्ज क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो तीन तरह के मटेरियल होते हैं, ये तो आपने बचपन से ही पढ़े होंगे। सबसे पहला कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें चार्ज मूव कर सकता है, यानी दोज मटेरियल्स in which charge can move या charge can flow।
उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर का मतलब इन विच चार्ज कैन नॉट फ्लो, सेमीकंडक्टर से। अच्छा, चार्ज का मतलब ये तो आप समझ गए होंगे कि चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। चार्ज का मतलब हम इलेक्ट्रॉन से ही लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेसिक चार्ज मतलब बेसिक एलिमेंट है, उससे छोटा चार्ज की वैल्यू नहीं पाई गई है। इसलिए उसी को जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पे ही चार्ज जनरेट होता है। तो इसका मतलब चार्ज कैन फ्लो का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, ठीक है। तो कंडक्टर हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर, जिन मटेरियल्स के अंदर अगर कंडक्टिविटी होती, कंडक्टिविटी का मतलब कि जैसे ही हम उसमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी का मतलब दूसरी तरफ से आप बैटरी लगाइए या सप्लाई लगाइए, तो उसमें अगर करंट फ्लो हो जाता है तो उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स जिनमें आप सप्लाई लगाने के बाद करंट फ्लो नहीं करा सकते। करंट फ्लो का मतलब कि करंट जनरेट ही तभी होती है जब चार्ज फ्लो होते हैं, तो चार्ज कैन नॉट फ्लो, तो दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। अब आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करा सकते हैं, क्योंकि जनरली तो वो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एट रूम टेम्परेचर, इट इज इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन अगर आप एट हाई टेम्परेचर इट बिकम कंडक्टर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब आप सेमीकंडक्टर में दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इंसुलेटर की भी और कंडक्टर की भी। जब आपको नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर होते हैं, मतलब जो नेचुरल स्टेट में वो पाए जाते हैं, तो उनके अंदर कोई इस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे कोई कंडक्टिविटी नहीं होती। मतलब अगर आप सप्लाई लगाओगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, उस टाइम वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। लेकिन कुछ एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज उसमें ऐड करके, उसमें डोपिंग करके हम उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और ये कंडक्टर बन जाते हैं जब उनका हाई टेम्परेचर कर सकते हैं, टेम्परेचर रेज करके करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अभी आप इसी 12th की फिजिक्स में आगे सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, पूरा एक यूनिट है आपके में, तो उसमें बताया जाता है कि कैसे हम किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करके उसे कंडक्टर बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ होने वाला एलिमेंट जो है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के बेस पे एक पूरी ब्रांच बन गई है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही सारी डिवाइसेस बनाई जाती हैं। और आज तक जो भी आप पढ़ते आए हो, जो अपने सामने देखते हो, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ऑल इज फ्रॉम सेमीकंडक्टर। इट मीन्स सेमीकंडक्टर डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन जनरल लाइफ आज के टाइम पे, ठीक है ना। तो ये एक अलग स्ट्रीम है पूरी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइजेशन किसको कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि आप चार्ज की वैल्यू को कैसे ऐड करते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, कैसे उसकी वैल्यू को ऐड अप करोगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आता है Q इक्वल टू NE, इसका फॉर्मूला होता है। NE का मतलब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कोई एक बॉडी है, मान एक हमने सपोज किया कि एक बॉडी है और इस पर 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। जब यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो उस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो कितना चार्ज आएगा, इस वैल्यू को हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि Q को हम चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। E का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब E की बेसिक वाला चार्ज। बेसिक चार्ज कितना होता है, अभी आपको बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन पे होने वाला चार्ज। और N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर वो एक एग्जांपल में क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, उससे 5 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गए तो उस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो Q इक्वल टू N, इट मीन्स 5, और इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो चार्ज इस बॉडी पे
आ गया है जब 5 इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल गए हैं तब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चार्ज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब अगर एक बॉडी पे कई तरह के चार्ज वर्क करते हैं, ठीक है, सपोज एक बॉडी है और उस पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है माइनस का, 3 इलेक्ट्रॉन है प्लस का। अब आपसे पूछा जाए कि इन सारे पे अगर टोटल चार्ज इस बॉडी पे पूछा जाए कितना होगा, टोटल चार्ज इस बॉडी पे कितना होगा, तो उसको ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, Q इक्वल टू, इन सबको जोड़ना है हमें। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे कि जोड़ना है तो हम सीधा जोड़ सकते थे 3 1 4 और 2 6, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्वांटाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि जब हम चार्ज की वैल्यू को ऐड करते हैं तो विद एल्जेब्रिक एडिशन होता है। एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब कि हमें नेगेटिव साइन के साथ में जोड़ना है। तो अगर इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन 4 है और माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस बॉडी पे जो रिजल्टेंट चार्ज है वो बचा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब E का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे वहाँ पे किया था 1.6 × 10⁻⁹। तो इतना चार्ज इस बॉडी पे होल्ड कर रही है ये बॉडी, जब इस पर कई सारे चार्ज फोर्स लगा रहे थे तब। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कैसे किसी चार्जेस को ऐड किया जाता है। आप न्यूमेरिकल आगे सॉल्व कराएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो यहाँ पे एज ए थ्योरेटिकल शायद आपको कहीं थोड़ा बहुत अगर क्लैश कर रही है या थोड़ा बहुत लैग कर रही है तो वहाँ पे वो चीज़ जरूर क्लियर हो जाएगी। तो आई होप अब आगे स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी आपने जो कुछ पढ़ा उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है छोटा सा 2 लाइन का। देखिए क्वेश्चन में पूछा है इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी, हाउ मच चार्ज होल्ड बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी है, सपोज ये एक बॉडी है A और दूसरी बॉडी है B। ठीक है, उसका कहना ये है कि एक बॉडी A और दूसरी बॉडी B, आपने इससे 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है, और इस पे भेज दिए। इट मीन्स इस पे आ गए। अगर इस पे आ गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इतना तो आपको समझ आया होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि जिस बॉडी से चार्ज बाहर निकाला जाता है उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वो डोनर होता है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि डोनर है तो वो रिस्पेक्टेबल है और बड़ा है, बड़े का मतलब उसको पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं इसलिए इस पे पॉजिटिव आएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसलिए इसमें नेगेटिव आएगा। अब चार्ज आएगा कितना, तो उसको हम कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं Q इक्वल टू NE। अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया था। NE का मतलब कि n कितना है, यहाँ पे बोला था 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। इसका मतलब स्मॉल n की वैल्यू है ये 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जो लिखा है वो n की वैल्यू है। तो n 10 to the power 9, ठीक है, और E की वैल्यू कितनी होती है ये सभी जानते हैं, 1.6 × 10 to the power -90। ठीक, तो सॉल्व कर लीजिए। 1.6 × 10 to the power माइनस की पावर है और प्लस की पावर है, तो माइनस हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव साइन ज़्यादा है, तो -10 कूलम। ये चार्ज दोनों बॉडी होल्ड करेंगी। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के इस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चार्ज दोनों बॉडी पे आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पे ही आएगा, चार्ज दोनों बॉडी पे आएगा। इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, और इतना चार्ज इस पे पॉजिटिव आएगा और इतना ही सेम चार्ज इस पे नेगेटिव आएगा। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह का हम एक दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो जैसे अभी लास्ट टाइम कराया वैसे एक क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको। ये 3 बॉल्स हैं। इट मीन सपोज वी हैव 3 बॉल्स A, B एंड C। ठीक है, A पे चार्ज है 8 इलेक्ट्रॉन का, B पे चार्ज है 4 इलेक्ट्रॉन का, और C अनचार्ज बॉडी है, मतलब C पे कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है वो कि सपोज पहले हम C को A से टच कराते हैं, ठीक, फिर C को A से हटा के B से टच कराते हैं और उसके बाद C को अलग कर देते हैं। तो इस प्रोसेस के बाद C पे कितना चार्ज बचेगा, क्वेश्चन ये। ठीक, मतलब पहले आप A को C से टच कराइए, फिर
सी को बी से टच कराइए और उसके बाद सी को अलग कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच चार्ज एट सी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ना समझ आए हो तो एक बार फिर से बोल देते हैं। 3 बॉल है हमारे पास ए बी एंड सी। ए पे चार्ज है 8 कूलम का, इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पे, चार्ज का मतलब ही इतना होता है, तो आप अगर चाहें तो इस पे सिर्फ 8 कूलम लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो आपको, 4 कूलम। ठीक है, इस पे चार्ज है 8 कूलम का, इस पे चार्ज है 4 कूलम का और इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब क्वेश्चन में ये है कि पहले ए को सी से टच कराना है तो सी पे कुछ चार्ज आएगा, फिर सी को बी से टच कराना है और उसके बाद सी को अलग कर देना है। तो पूछा गया है कि सी पे कितना चार्ज बचेगा। सबसे पहली जो उसकी कंडीशन है, सबसे पहले वो हम करते हैं, ए को सी से टच कराएंगे तो जैसे ही ए बॉल सी से टच कराई जाएगी तो ए पे 8 कूलम का चार्ज है, सी पे कोई चार्ज नहीं है। अभी अभी आपको लास्ट टाइम हमने बताया था कि बाई टचिंग या बाई कांटेक्ट दूसरी बॉडी चार्ज की जा सकती है, इसका मतलब इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर होगा। लेकिन जब भी कोई बॉल्स कंडक्टिंग होती है तो अपने आसपास की पूरी सरफेस, जितनी भी सरफेस है, सपोज ये पेन के अगर हम 2 हिस्से करते हैं, इस पे 8 कूलम चार्ज है और इस पे 2 कूलम का चार्ज है, लास्ट में हमने इसको जोड़ दिया तो इस पे 8 था और इस पे 2 था। अब हम जब इसको पूरे को ऐड करेंगे तो टोटल कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज हो गया 8 और 2 10 और 10 कूलम का चार्ज पूरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, फिर अगर आप इन दोनों को अलग करना चाहोगे तो 5 कूलम इस पे बचेगा, 5 कूलम इस पे बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पूरी बॉडी पे। और वही काम यहाँ पे होता है, 8 कूलम का इस पे है, इस पे कुछ भी नहीं है, तो इस पे और इस पे दोनों पे ही 4 कूलम का चार्ज बचेगा। ठीक है, दोनों पे 4 कूलम का चार्ज बचेगा। अब आप देखिए, जो इस पे 8 था वो 8 हट गया, ए पे भी 4 हो गया और सी पे भी 4 हो गया। अब हमने सी को अलग कर लिया, सी को अलग कर लिया और इस टाइम इस पे 4 कूलम का चार्ज है। इसको हमने बी से टच कराया तो जैसे ही आप सी को, दूसरा कंडीशन है ये, सी को बी से टच कराते हो तो बी पे कितना, सी पे 4 कूलम है और बी पे भी 4 कूलम है। ठीक है ना, दोनों पे ही 4 है। अब जब दोनों पे ही 4 है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा भी, तो 8 कूलम पूरे पे ट्रांसफर होगा, फिर सी को हटाओगे तो उस पे हाफ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज है इसलिए जब यहाँ से सी अलग किया जाएगा तो इस पे 4 कूलम का चार्ज बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर जो है वो है 4 कूलम चार्ज एट सी। ठीक है, तो ये ऐसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इस तरह के कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे बुक्स में, अनसॉल्व पेपर्स में। अब आज इतना ही करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको कूलम्स लॉ स्टार्ट कराएंगे। इट मीन्स कैसे, कहाँ से फिजिक्स स्टार्ट है। एक्चुअली ये सब पूरा जो था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था और आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। पूरे जो आपने पूरा वीडियो पढ़ा है, पूरे वीडियो में जहाँ जहाँ से आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि आप दोबारा उसको रिवाइज करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ आएगी। ठीक है, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और ध्यान रखिएगा, बाकी जो नीचे चल रहा है उस चीज़ पर नज़र रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।